बीएसटी के बोर्ड एग्जाम में अब सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं और इन लास्ट के 15 दिनों में काफी बच्चे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन लास्ट 15 डेज की एक शॉर्ट क्रिस्प स्ट्रैटेजी दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बीएसटी का बोर्ड एग्जाम फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हां, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके पिछले साल मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे। एंड हां गाइस, एक चीज सुन लो, थोड़ा जूम इन करो। एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो में जो मेरे 2 नंबर कटे उसका भी आपको निवारण मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग निखिल चंदनानी, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज, भैया थ्योरी कैसे याद रखे? भैया थ्योरी दिमाग में बैठ ही नहीं रही, रटी ही नहीं जा रही। भैया एग्जाम लिखने जाते हैं प्री बोर्ड का, उसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं तो कंटेंट ही नहीं समझ में आता, एग्जाम में एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि क्या लिखे। देखो यार, सबसे पहली चीज, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन रटने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, प्लीज आप एक एक लाइन रटने मत बैठो। प्रैक्टिकली आप नहीं रट पाओगे। क्यों आपको अपनी फालतू में बैंड बजवानी? इससे अच्छा आप लोग फोकस करो की पॉइंटर्स को याद रखने में। की पॉइंटर्स क्या होते हैं भैया? जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ना 4 से 5 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? उस कीवर्ड्स के अराउंड ही वो पूरा कॉन्सेप्ट घूम रहा होता है, उनको याद रखने की कोशिश करनी है। लेकिन भैया कई बार ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो समझ में ही नहीं आते क्या लिखा है। तो देखो, उसके लिए आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब भैया कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे रखे यार? कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए क्या कर सकते हो, कई बार क्या होता है ना, जब आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ने जाते हो ना कंसेप्ट की, तो वो आपको समझ में नहीं आती। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस कंसेप्ट को रियल लाइफ स्टोरी या रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके दे सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपको बुकिश लैंग्वेज याद रहे ना रहे, लेकिन आपको वो कंसेप्ट जो रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट किया ना, वो एग्जाम्पल जरूर याद रहेगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। वंस यू अंडरस्टैंड योर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करके आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है एनसीईआरटी की लैंग्वेज, बट एनसीईआरटी के की पॉइंट्स लिखना जरूरी है, ठीक है? उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिले। लेकिन भैया मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फीचर्स, कैरेक्टर्स, लिमिटेशंस का 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया, और भैया हमें सिर्फ 4-5 पॉइंट याद आ रहे। भैया वो 1-2 पॉइंट कैसे याद रखे? वो याद ही नहीं आ रहे, फिर क्या करे? देखो यार, उस केस में आपको ना कॉमन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना है। अब भैया कॉमन पॉइंटर्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका जो प्लानिंग का टॉपिक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? प्लानिंग इज ऑल परसुएसिव और प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। और भी 3-4 पॉइंट्स है, मैं उसकी डिस्कस नहीं करता, बट ये जो 2 पॉइंटर्स है ना, ये दोनों पॉइंटर्स आपके ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्हें कहते हैं आप कॉमन पॉइंटर्स, यानी वो पॉइंट्स जो आप हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में लिखने में यूज कर सकते हो, ठीक है? हो सके तो इनको यूज कर लेना। लेकिन भैया हम लोग तो समझदार हैं, हम तो याद करते ही इन्हें हैं। जो हम मेमोनिक्स में याद करके रखते हैं की पॉइंटर्स, हम तो उसे याद करके जाते हैं। अब क्या करें भैया, ये तो लिख दिए। अब देखो, इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो आपके की पॉइंटर्स आप लिख रहे हो ना, जो भी आपका 1-2 पॉइंट्स बच गए, आप जो कंसेप्ट के रिलेटेड की पॉइंट लिख रहे हो, उस कंसेप्ट का कोई भी की पॉइंट या फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो आपको याद आ रहा है उसे याद करके थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना, जब आप कंसेप्ट को याद करके लिखने की कोशिश करते हो या याद भी करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको वो जो पॉइंट याद नहीं आ रहा होता है ना, वो आपको स्ट्राइक कर जाता है। ये मेरे साथ हुआ था बोर्ड एग्जाम में। कई बार क्या होता था, वो 6 से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता था और मुझे 1-2 पॉइंट याद नहीं आ रहे, तो मैं उस कंसेप्ट को बार बार रिकॉल करता था अपने दिमाग में। उससे मेरा जो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा होता था वो मेरे को स्ट्राइक कर जाता था। ये काफी केसेस में काम करता है। ये एकदम से नहीं होगा। जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे या आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उस प्रैक्टिस के थ्रू ही आप लोग ये एग्जाम में कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि रणभूमि में डायरेक्ट उतर रहे हो, प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, तभी ये ट्रिक्स काम करेगी। दूसरी चीज भैया, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपके नोट्स बने हुए हो ऑलरेडी, उन्हें आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप उसे एक्टिव रिकॉल मेथड के थ्रू याद कर रख सकते हो। कैसे भैया? जो भी आप कंसेप्ट नोट में लिखा हुआ है उसको आप एक बार देखो, हेडिंग क्या है, उसके बाद आप याद करने की कोशिश करो कि उस हेडिंग में क्या था, उस हेडिंग में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या की टर्म्स थे, उससे रिलेटेड क्या क्या छोटा मोटा कॉन्टेंट था, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो, तो इसे कहते हैं कि आप अपने आप याद करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंसेप्ट में आपको याद नहीं भी आएगा तो आप एक बार नोट्स खोल के देखो, उस चीज को देख लो, एक बार याद कर लो। अगली बार जब आप रिवीजन वापस करोगे तो अगली बार फिर से आपको वो चीज याद होनी चाहिए। तो ये ट्रिक होती है एक्टिव रिकॉल मेथड, जहां पे आप अपने हिसाब से बस अपने कॉन्सेप्ट को याद करते जाते हो, ठीक है? और इसी के थ्रू बनता है माइंड मैप भी, ठीक है? माइंड मैपिंग भी आप यूज कर सकते हो कि आपका जो भी पूरा चैप्टर है या कोई भी टॉपिक है उसका एक माइंड मैप बना लिया, कि एरो फ्लो चार्ट्स के अंदर आपका माइंड मैप बन गया। उससे भी आप लोग रिवीजन रख सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, अगर आप यूट्यूब से रिवीजन करना चाहते हो, मेरी बात मानोगे तो आप रजत अरोड़ा सर की जीएनजी सीरीज
सीरीज जो 21 डेज की है उससे आप लोग रिवीजन करो। भाई मैंने अपने टाइम पे जीएनजी सीरीज पूरी तरीके से देखी थी, इकोनॉमिक्स की भी फुल वॉच करी थी और बीएसटी की भी फुल वॉच करी थी। अकाउंट्स में सेल्फ स्टडी में ज़्यादा करता था इसलिए मैं उसकी नहीं देख पाया था, बट बाकी दोनों की मैंने जब देखी ना भाई, मैंने उसको पूरा कवर किया था एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ इट्स जेन्युइनली हेल्प मी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कोशिश ये करो कि आप लोग उस सीरीज के थ्रू रिवीजन करो, उससे बेटर सीरीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। गाइस कोई प्रमोशन नहीं है, ये जेन्युइन रिकमेंडेशन है। आप सब जानते हो रजत अरोड़ा सर कॉमर्स किंग है, तो ऑब्वियसली उनकी सीरीज देखना तो बनता है अपने रिवीजन के लिए। तीसरी चीज भैया, बुक कौन सी फॉलो करें। देखो यार, जो आप पूरे साल बुक फॉलो करते आए हो ना, आपको वही बुक फॉलो करनी है। डोंट ट्राई कि आप कोई नई बुक पे जा रहे हो, उससे आपके उल्टा कॉन्फिडेंस टूटेगा। इससे अच्छा कुछ स्कूल्स में एनसीईआरटी चलती है, कुछ स्कूल्स में पूनम गांधी चल रही है, जो भी आपके स्कूल फॉलो करता है आपकी बुक जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसी के थ्रू अपनी पढ़ाई करो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो ट्राई ये करना कि आप एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ो, ठीक है। याद रखना, बुक को कभी भी चेंज मत करना, जो बुक पे आपको कॉन्फिडेंस हो उसे ही फॉलो करना। चौथी चीज, एनसीईआरटी के बॉक्सेस, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को देख के जाना, डिफरेंसेस को देख के जाना। मैं बार बार पिछली 2 वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी के बारे में मेंशन किया है, इस वीडियो में तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी के जितने डिफरेंसेस है, फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है, बॉक्सेस है, सब देख के जाना। उससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो कोशिश करना एनसीईआरटी चाहे आप पूरी पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है, लेकिन मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें देख के जाओ। पांचवी चीज भैया, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। लास्ट डे रिवीजन के लिए हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए। देखो, जिन जिन के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं या जिनके नोट्स नॉर्मल भी बने हुए हैं, उन्हें आप ट्राई करो कि की पॉइंटर्स लिख के सिर्फ 1 से 2 पेज में पर्टिकुलर चैप्टर को लाने का ट्राई करो, ठीक है। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो क्या करे, देखो आप ना रजत अरोड़ा सर की जब भी लेक्चर्स देखोगे ना, हम क्या करते थे उस टाइम पे, वो जो भी पीपीटी के थ्रू रिविजन करवाते थे ना, उस पीपीटी के थ्रू हम लोग सिर्फ की पॉइंटर्स अपने एक पेज पे लिख लेते थे। इससे ये होता था कि लास्ट डे पे जो एक पर्टिकुलर इतना बड़ा चैप्टर है ना, वो 2 से 3 पेज में समझ आता था। तो लास्ट डे जब आप रिवीजन करोगे ना, वो आपके की पॉइंटर्स जो आपकी शीट होगी ना, वही आपके काम आएगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने जितना टाइम आपके पास है कोशिश करना बनाते रहो, ताकि लास्ट डे आप परेशान ना हो। छठी चीज, सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों की भैया, सबसे बड़ी दिक्कत है भैया, केस स्टडी सॉल्व नहीं होती। केस स्टडी सॉल्व करने जाते हैं तो वो पूरा कुछ फंक्शन पूछा कुछ और होता है, हम कोई और फंक्शन लिख के आ जाते हैं, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका निवारण कैसे करें। देखो, एक ट्रिक बता रहा हूं जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी और काफी टीचर्स इस चीज को रेकमेंड भी करते आए हैं, उसी को मैं आगे चाहता हूं कि आप लोग भी फॉलो करो। पहली चीज, आपको कभी भी केस स्टडी डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठना है। हमेशा याद रखना, केस स्टडी के नीचे जो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं ना, उनको सबसे पहले पढ़ो। जैसे मान लो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है ये, या फिर आपसे कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, या फिर आपको कौन सा के ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन पता होगा ना, आप उस चीज को अपने सिलेबस में से टॉपिक से रिलेट कर लेना। जब आप उस चीज को टॉपिक से रिलेट कर लोगे, उसके बाद आप लोग केस स्टडी रीड करने जाना। क्यों, क्या होता है ना भैया, जब भी आप वो क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जब आप उसको एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर लेते हो, तो उसके की पॉइंटर्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। उस माइंडसेट के साथ जब आप उस केस स्टडी को सॉल्व करने जाते हो ना, तो 95% से 100% के बीच में चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन आप सही तरीके से सॉल्व करते हो। आप पेंसिल लेके बैठना और वो जब आप केस स्टडी रीड करो ना, आप उन की पॉइंटर्स को अंडरलाइन करते जाना, ताकि बार बार जब आप क्वेश्चन लिखो तो उन पॉइंटर्स को आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, उनको अंडरलाइन करते जाना। एंड उसके बाद आप लोगों को 95% आंसर्स वहीं मिल जाएंगे। लेकिन भैया, ये 5% बार बार क्यों बोल रहे हो। ये 5% क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कई बार आपको लगता है कि नहीं यार, इस पॉइंट के 2 आंसर्स हो सकते हैं, इस केस स्टडी में 2 आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको ये ढूंढना है कि मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मेन आपकी केस स्टडी किस कॉन्सेप्ट पे घूम रही है, किस कीवर्ड पे घूम रही है, जिसकी आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लगे, वही आपका आंसर होगा। वो जो दूसरा आंसर आपको दिया हुआ होगा ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होगा। तो आपको किस की पॉइंटर के अराउंड वो केस स्टडी घूम रही है, उससे आइडेंटिफाई करना है, उसका आपको प्रिडिक्शन करना है, और जिसमें आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लगे उसको आपको करके आना है। बहुत ज्यादा चांस है भैया वही सही होगा, जो दूसरा होगा ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा, जैसा मैंने पहले कहा। तो ये बात हो गई केस स्टडी की। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, प्रेजेंटेशन इज द की टू योर मार्क्स। भैया, प्रेजेंटेशन की बात तो आप पिछली कई वीडियो से कर रहे हो, इसमें ऐसा क्या खास बता दोगे। भैया एक चीज बता देता हूं, बीएसटी के एग्जाम में आपकी प्रेजेंटेशन ही डिसाइड करेगी कि आप 90 मार्क्स पे रह जाओगे या आप 98 to 100 मार्क्स पे आओगे। क्यों कह रहा हूं ये चीज, प्रेजेंटेशन जो भी आपको ये बोलता है ना कि बीएसटी के अंदर प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, भाई उनके या तो नंबर नहीं आए हैं या फिर उनको प्रैक्टिकली पता नहीं है कि इस चीज़ का क्या महत्व है। देखो,
जब आप कोई भी की पॉइंटर लिखने जाते हो ना, आप उसे अंडरलाइन करो। कभी भी आंसर को पैराग्राफ में मत लिखना। हमेशा कोई भी आंसर लिखने जा रहे हो बीएसटी के अंदर, ट्राई टू राइट इट इन पॉइंटर्स। आप हमेशा पॉइंटर्स के अंदर आंसर लिखो। इसके अलावा आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, एग्जाम्पल्स जो आपके, अच्छा मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया ना कि जो आप एक चीज आपको बोली थी कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे? रजत अरोड़ा सर की आप जब वीडियोस देखोगे ना, हम जब देखते थे वो चिंटू चिंटी का एग्जाम्पल देते थे, तो आप उसको भी एज ए ड्राइंग फॉर्म में आप उसे यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। हाँ दोस्तों, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बना के आ सकते हो। कई बार क्या होता है ना भैया, हम तो 6-7 मार्क का क्वेश्चन लिखने बैठते हैं, लेकिन उसमें ना कई बार कंटेंट नहीं मिलता, तो उसमें लोग डायग्राम्स बना के आते हैं। तो कोशिश ये करना कि डायग्राम्स बनाने की आदत डाल लो, ठीक है? ये चीजें भी कहां से आएगी? अगेन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड एक चीज बता दूं, नए पेज से नया आंसर स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल, एक आपका क्वेश्चन है वो 1.5 पेज का चला गया, अब आधा पेज रह गया, भैया वहीं से स्टार्ट कर दूं क्या? नहीं, अगले पेज से करना। पेज बचाने के चक्कर में मत जाना। बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट्स लेना अलाउड होता है, तो इतनी टेंशन मत लेना। हमेशा नया आंसर नए पेज से ही स्टार्ट करना, ठीक है? तो भैया प्रेजेंटेशन से याद आया, भैया जब हम पेपर लिखने जाते हैं तो यार भैया लिखने का समझ में ही नहीं आता, कितना क्वेश्चन, कितना आंसर लिखे, कितने पेज का लिखे, कंटेंट क्या लिखे। कई बार कंटेंट की कमी पड़ जाती है, पेजेस कैसे भरे भैया? देखो इसका एक निवारण है। प्लीज ये माइंड से हटा दो कि भैया 6-7 मार्क का क्वेश्चन है और हम उसके अंदर 4-5 पेज लिख के आ रहे हैं। कई बार नहीं लिखे जाते हैं। आप चाहो तो उसे 2 से 3 पेज में भी कर सकते हो। कैसे? उसका एक आपको ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा, वो हो गया आपके फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, जो मैंने आपको पहले भी बताए। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स के थ्रू आप लोग अपने पेजेस भर सकते हो। बहुत काम आएंगे आपके फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। उससे आपका ना आइडियली जो पेजेस आपको भरने होंगे ना, वो भी आपके अच्छे से भर जाएंगे। अच्छा, अननेसेसरी मत लिखना कभी भी बोर्ड एग्जाम में। पॉइंट टू पॉइंट लिख के आओगे ना जितना, उतने आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ की पॉइंटर लिख के आ रहे हो। की पॉइंटर अगर आप कोई भी पॉइंट दे रहे हो, कोई भी फीचर दे रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो, लिमिटेशन दे रहे हो, तो उस लिमिटेशन को एटलीस्ट 2 से 3 लाइन में अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है? एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगेन नॉट कंपलसरी, लेकिन ये तभी होगा जब आपको उस की पॉइंटर में क्या लिखना है वो आपको समझ होगी। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई ना, तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। अगेन ये सारी चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी। तो गाइस, सैंपल पेपर सॉल्व जरूर करते रहना। अगली चीज भैया, एमसीक्यूज का क्या करें? एमसीक्यूज में क्या क्या आता है? देखो, सबसे पहली चीज आपके आते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज। सेम ट्रिक जो आप केस स्टडी में फॉलो करते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका केस स्टडी पढ़ो, 100% चांस है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दूसरे होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें मैच द कॉलम्स आ जाते हैं या कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन भैया एजर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करें? उसके अंदर आप कैसे निवारण करो? देखो क्या करना है ना, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, वो तो आप आसानी से कर लोगे। वहां पे तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है, और ये सारे स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की लाइनों से उठ के ही आते हैं, इससे ऊपर नहीं आते। लेकिन भैया हम तो एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? आप लोग जो भी क्वेश्चन बैंक कर रहे हो या आप जो सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, उसके अंदर आपको जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ना, इट विल बी इनफ, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन भैया एजर्शन रीजन का क्या करेंगे? अब देखो एजर्शन रीजन में ना, जो भाई अगर मान लो उन दोनों में से एक भी गलत हो गया तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन भैया जब दोनों सही हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या वो भैया एक्सप्लेनेशन है रीजन एजर्शन का या नहीं है? उसका एक तरीका बताता हूं। देखो, आप जब एजर्शन रीजन रीड कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि वो दोनों आपस में रिलेट कर पा रहे हैं? अंदर से सोचना, एक बार आपको कंसेप्ट जब पढ़ा हुआ होगा ना, तब आपको समझ में आएगा। मान लो दोनों में कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, आंसर नहीं होगा, यानी दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप क्या करना, बीच में ना आप कंजंक्शन वर्ड का इस्तेमाल करना, एज, बिकॉज, ठीक है? इन वर्ड्स को यूज करना। जब आप एजर्शन पढ़ो उसके बाद ये वर्ड्स लगा दो, जैसे दिस इज, मतलब आपने एजर्शन पढ़ा एज, फिर आप रीजन पढ़ना। आप उस चीज को जैसे ही कनेक्ट करोगे ना, अगर वो रीजन हुआ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और आप लोग ए ऑप्शन यानी रीजन विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन आप टिक करके आ जाओगे, ठीक है? ये ट्रिक होती है आपकी एजर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को डील करने की। ये चीज अगेन एकदम एग्जाम में करने मत लग जाना। इस चीज करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तभी आप आगे ये चीजें कर पाओगे।
लास्ट चीज भैया, इतनी बार बोला प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो भाई। आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, इन्हें कैसे प्रैक्टिस करना है? आपको अपने सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी 15 दिन का जो आपका टाइम है ना, उसमें मिनिमम 3 से 4 सैंपल पेपर लगा के जाना, ठीक है। 3 से 4 सैंपल पेपर फुल फ्लेजेड, उसी जो टाइम फ्रेम, अच्छा ये चीज बताने का टाइम आ गया है, जो आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम है, आई गेस 10:30 से 1:30 होता है आपका टाइम, तो उस टाइम पे बैठ के ही आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, वेदर इट इज ऑफ एनी सब्जेक्ट, बीएसटी हो या कोई और सब्जेक्ट हो। क्यों भैया? उससे आपका टाइम फ्रेम सेट हो जाएगा माइंड में। आप उस टाइम पे जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप आलसी या फिर लेजीनेस फील नहीं करोगे, आप आराम से उस पेपर को अच्छे से एनर्जेटिक फीलिंग के साथ अटेंड कर पाओगे। इसलिए उसी टाइम फ्रेम पे आपको एग्जाम देना है। एंड एक चीज बताता आ रहा हूं पिछली कई वीडियोस से, यह बताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा, जब भी आप सैंपल पेपर कर रहे हो, मान लो आपसे कुछ गलतियां हो जाए, पीछे पेपर पे लिखो, अगले सैंपल पेपर को सॉल्व करने से पहले उन्हें एनालाइज करके उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर ही आप नए सैंपल पेपर पे जाओगे। ये आदत अगर आपकी बन गई ना भाई, तो आपको पास होने से क्या, आपको 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, और हो सकता है कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 भी बीएसटी में ला पाओ। तो ये थी वीडियो मेरी पूरी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि अभी मैथ्स की वीडियो आनी बाकी है और इंग्लिश की आपकी वीडियो आनी बाकी है। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन, दिस इज निखिल चंदनानी, सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ।